नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में भी लग गई है। बात जाटलैंड की करें तो यहां बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी को अपना जनाधार बचाने की चुनौती है। दरअसल पंचायत चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं होना पार्टी को काफी सख्ते में डाल चुका है। ऐसे में बीजेपी ने किसानों और जाटों को रिझाने के लिए अपनी पहल तेज कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के दौरे को इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रख पाती है या फिर यहां पर कुछ उलटफेर होगा। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जाटलैंड में बीजेपी की मुहिम, राजनीतिक जमीन पुख्ता करने की पहल, स्वतंत्र दौरे का यही है मायने। क्या रिझेंगे किसान या फेल होगा प्लान? एक तरफ यूपी में विधानसभा चुनाव की दस्तक, तो दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में बीजेपी की जाटलैंड दरकती जमीन। दोनों ही ऐसी परिस्थितियां हैं जिसने बीजेपी को वेस्ट यूपी में नए तरह से प्लान बनाने के लिए मजबूर किया है। किसानों के आंदोलन के बाद स्थिति बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान लामबंद हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी खोई जमीन पाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। इसी कड़ी में जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वेस्ट यूपी का दौरा किया, जाहिर है पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी इसे खतरे की घंटी के तौर पर ले रही है। पश्चिम यूपी के गांवों में बीजेपी की पकड़ ढीली हुई है। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ग्राउंड पर बीजेपी को काफी काम करना होगा। बीजेपी ने किसानों और जाटों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 में 76 सीटों पर 66 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। वहीं लोकसभा चुनाव में भी खुलकर बीजेपी का लोगों ने साथ दिया। बहरहाल 2022 में देखना होगा बीजेपी कैसे अपने जनाधार को बचाने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर देखें तो इस वक्त जाटलैंड जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, उस पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर है। क्योंकि सियासी तौर पर पिछले एक साल से या 6-8 महीने से आप कहें तो एक बड़ा ही उठापटक इस बेल्ट में देखा जा रहा है। और सभी सियासी पार्टियां, चुनावी साल है इसलिए सभी सियासी पार्टियां यहां पर अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तो आखिरकार जाटलैंड की स्थिति अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगी? क्योंकि हमने आपको बताया कि विधानसभा जो पिछला विधानसभा का चुनाव था 17 का, फिर 19 का लोकसभा चुनाव, यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन पंचायत चुनाव में स्थिति पूरी तरीके से बदली बदली सी नजर आ रही है। ये जो हवा का रुख बदला है, इसकी वजह क्या है? और जो स्वतंत्र देव सिंह ने दौरा किया है, क्या इस रुख को एक बार फिर से भाजपा की तरफ मोड़ने की कवायद है और उसमें कितना भारतीय जनता पार्टी सफल होगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ इस वक्त दीपक झा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। और रोहित अग्रवाल साहब हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। पहले रोहित जी आपसे शुरू करूंगा। आरएलडी की जो पूरी सियासत है, जिसका फोकस है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जाटलैंड में है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक चुनौती है ही, लेकिन उससे बड़ी चुनौती आपके दल के पास है। और उसमें भी इस बार का जब आप चुनाव में जब जाएंगे तो उसमें चौधरी अजीत सिंह नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा विधानसभा, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए और आप अपनी जमीन को आप मजबूत करने के लिए क्या कुछ करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से तो प्रयास शुरू कर दिए हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का इतिहास रहा है कि वो सिर्फ किसानों की चिंता करती है और किसानों के लिए ही समर्पित है। ऐसी स्थिति में माननीय जयंत चौधरी जी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में पार्टी आगे बढ़ रही है। हमने देखा किस तरीके से पंचायती चुनाव में भी हमारी
पार्टी को जनता ने सराहा है और हमारे जितने भी कैंडिडेट हमने उतारे थे लगभग करीब करीब सब जीते हैं। यही बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। हमने भारतीय जनता पार्टी को निरंतर चेताया था कि आप ये जो किसान विरोधी 3 कानून लेके आए हैं इसको वापस ले लीजिए, इससे किसान की दुर्दशा बढ़ेगी। आज हम देख पा रहे हैं, आज इन किसान विरोधी बिलों को 1 साल के आसपास होने वाला है और किसानों को ना तो उनकी फसल का मूल्य मिल पाया और किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ अलगाववाद की राजनीति करना चाहती है और वो किसानों को कुचल के कुछ पूंजीवादियों को इस खेती के को भी बिजनेस बनाकर और देश को कमजोर करने की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो छटपटाहट है वो देख के हम सब समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों को लुभाने के लिए और जातियों के आधार पे राजनीति करके वो कहीं ना कहीं देश को गुमराह करना चाहती है। लेकिन रोहित अग्रवाल साहब, जो परिणाम आपके दल को पंचायत के चुनाव में मिले हैं वही स्थिति विधानसभा के चुनाव में रहे, क्योंकि स्थिति तो विधानसभा चुनाव में बहुत हद तक बदल जाती है। हर चुनाव में अपना एक दायरा होता है, एक लोगों के वोट करने की मेंटालिटी होती है। तो क्या आप मानते हैं कि यही मेंटालिटी आगे भी कंटिन्यू रहेगा? देखिए, बिल्कुल ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि किसानों के अंदर आक्रोश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसान विरोधी अपना चेहरा उजागर किया है, जिस तरीके से उन्होंने कुछ पूंजीवादियों के लिए पॉलिसियां बनाई हैं, जिस तरीके से किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, किसान ने इनको वोट इसलिए दिया था कि किसान को लगा था एक बदलाव आएगा तो शायद एक अच्छी राजनीति हो पाएगी। आप देखिए, कोई भी मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा आप ले लीजिए, आप गैस सिलेंडर का मुद्दा देख लीजिए, ये कहते हैं साहब उज्ज्वला योजना में हमने सिलेंडर दिए, लेकिन स्थिति क्या है, जब किसान उसको भरवा ही नहीं पाएगा तो वो सिलेंडर देने का फायदा क्या हुआ। ऐसे ही जब शौचालय की हम बात करते हैं, शौचालय में पानी नहीं है। अगर हम बात करते हैं किसानों के एमएसपी की, तो अगर ये एमएसपी बढ़ाने का अगर ये ढोंग भी करते हैं, लेकिन उसकी स्थिति ये है कि एमएसपी जब आप दे ही नहीं रहे फसलों का, चलिए ठीक है, मतलब कि ये जो कृषि कानून है ये भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर जो किसान बहुल क्षेत्र है या कृषि प्रधान जो इलाका है वहां पर नुकसान पहुंचाएगा। मेरे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। वेलकम आपका महेश वर्मा जी। लेकिन महेश वर्मा जी के पास मैं आऊं उससे पहले दीपक झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। दीपक जी, आपकी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस बार का विधानसभा का चुनाव, क्योंकि लगातार आपकी पार्टी भी एक सर्वाइवल की बात, उत्तर प्रदेश में देखें तो पिछले 30 सालों से आपकी पार्टी कहीं एग्जिस्ट करती दिख नहीं रही है। लोकसभा के चुनाव में भी एक सीट आपकी पार्टी को मिले, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए क्या कुछ प्लान आपका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें शुरू हो गई हैं? देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आज कोरोना से निपट रहा था देश और भाजपा की सरकारें जो है इस देश को चला रही हैं, ये चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। लोग मर रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। पहली बात, संवेदना का वक्त है, दुख की घड़ी है। अगर घर में किसी को मर जाते हैं तो 13 दिन तक शोक मनाते हैं, साल भर हम कुछ काम नहीं करते हैं। तो एक हमारे यहाँ का परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी उन परंपराओं की बात करती है, उस संस्कारों की बात करती है, लेकिन किस तरह से गिद्ध रूप की तरह से चुनाव की तरफ मर्डराने लगे हैं, ये बात स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भाजपा के पास क्या मुद्दा था? हिंदू धर्म को लेके लड़ते रहे, लोगों को लड़ाते रहे, राम मंदिर को लेके लोगों को लड़ाते रहे, इन्होंने राष्ट्रवाद का नया प्रयोग किया। तो पिछले 20 सालों में, 25 सालों में अगर आप भाजपा का पूरा इतिहास देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। नरेंद्र मोदी जी आए, जनता महंगाई से त्रस्त थी, 2019 से भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, देश में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार था, तथाकथित भ्रष्टाचार, जैसा नरेंद्र मोदी जी कहते आए। और 2014 के बाद हम सब ने उम्मीद किया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, हम और आप, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से लाशें बहाने के लिए यहाँ गंगा नदी का सहारा लेना पड़ा। शमशान घाट में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो देश की वास्तविकता, मतलब चलिए ठीक है, आपकी बात समझ गए दीपक जी। आप कह रहे हैं कि ओवरऑल जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं है और उसका फायदा जो दूसरे दल हैं उनको मिलेगा। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका, वेलकम। सवाल मेरा वही आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो पंचायत चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसके बाद उनकी तरफ से मीटिंग्स के दौर शुरू हो गए हैं, दौरे शुरू हो गए हैं।
आपकी पार्टी सर इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती है और जाटलैंड में अपनी मजबूती के लिए, अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए क्या कुछ पहल करेगी? देखिए, एक बात मान के चलिए कि जब से पंचायती चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश से उनकी जमीन खिसक चुकी है। अब वो मीटिंग करते घूम रहे हैं, मतलब आपदा में अफसर खोज रहे हैं जहां लोगों की मौतें हो गई हो। जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की कैसे हम, उनकी मानसिक स्थिति इतनी उनकी खराब हो चुकी है, आपकी गलत नीतियों के गलत फैसले से लोगों की मौतें हुई हैं, आपको अभी भी मौतें हो रही हैं, आपको लोगों की मदद करनी है। मीटिंगें इसलिए करनी चाहिए कि कैसे लोगों की मदद हो, कैसे लोगों की जान बचाई जाए, कैसे दवा मिल जाए, कैसे हॉस्पिटल में व्यवस्था हो जाए, गांव में कैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए, कैसे हम उनको अपने पैरों पे दोबारा खड़ा करें, इसकी चिंता नहीं है। सत्ता कैसे मिली जाए, सत्ता कैसे 2022 में आई, इसकी चिंता कर रहे हैं। मीटिंगें भी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, बंसल जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं कैसे हम 60 जिला पंचायत अध्यक्ष जीत लें, कैसे हम भ्रष्टाचार करके, खरीद फरोख्त करके, कैसे तानाशाही अपना के, कैसे डरा धमका के अध्यक्ष जीत लिए जाए। मतलब एक नई हवा बनाने की कोशिश करें। अध्यक्ष तो आप खरीद फरोख्त करके जीत लोगे, लेकिन जनता की मन की बात तो नहीं जीत पाओगे ना। तो 2022 में जनता की मन की बात तो वही की वही रहेगी, वो आपको आउट कर देगी, आप आउट हो जाओगे, समाजवादी पार्टी इन हो जाएगी, बीजेपी आउट, सब इन, बीजेपी, और 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी। इसलिए आप जनता की चिंता कीजिए, प्रभु सरकार में आप अपनी सत्ता की चिंता मत कीजिए। हमने तो जिला पंचायत जीतने, चुनाव जीतने के बाद भी आज भी कहता हूं कि मुझे लोगों की जान ज्यादा कीमती है। चुनाव आते जाते रहेंगे, व्यक्ति एक बार चला जाता है दोबारा नहीं आता है, इसलिए व्यक्ति को बचाना ज्यादा जरूरी है। बीजेपी सत्ता में है, उसकी जिम्मेदारी होती है व्यक्तियों को बचाने की, उनकी जान बचाने की, परिवार के लोगों को बचाने की, तो वो सत्ता पाने में लगी है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी पार्टी में नहीं हो सकती। ठीक है महेश वर्मा जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया है, 2022 में सपा विल इन, बीजेपी विल आउट। ये अनुराग भदौरिया जी तो ऐसे ही बड़बोले, ये इनकी बात को कोई भी जनता पीएस देती है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी पीएस देती है, ना आपके दर्शक पीएस देते होंगे। ये तो लगता है कि ये जो हवा हवाई है, इनकी हवा हवाई चुनाव में निकल जाएगी। सवाल ये है कि सेवा ही संगठन, सेवा करिएगा। आपको कहीं इस कोरोना काल में, इस महाविपदा में, इस महा आपातकाल में जब लोग मर रहे हैं, तो लोग दम तोड़ रहे हैं, इन लोगों का कोई नेता, कोई अभिनेता ये जो घूमते फिरते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चीजें आप कहीं अगर नजर आते हैं तो ये बता दें। टीकाकरण जो है, जो बचाव का सबसे बड़ा एक हमारा अभियान था, उस अभियान को इन लोगों ने विफल करने की भरपूर कोशिश की। का नेता ये कहता है बीजेपी का वैक्सीन हम नहीं लगाए। किसानों के ऊपर ये जो बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई किसान जो है वो उसको जो है कहीं हम काला कानून लेकर आए हैं और काला कानून के जरिए हम उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं। आज ऐसे लोगों की पोल खोलती हुई सारी वो चीजें दिखाई दे रही है, जब वो कानून, जिस कानून की ये बात कर रहे हैं, वो इस देश में अभी लागू ही नहीं है। उसको लागू करने का जो तौर तरीका है, जिसके नियम कायदे हैं, अभी पार्लियामेंट ने बनाया ही नहीं है। जो कानून अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, इस कानून को रोहित जी वेट, के जरिए ये लोग रोहित जी वेट, नहीं, आरोप प्रत्यारोप, आलाप विलाप प्रलाप ये कर रहे हैं। ऐसे लोगों का चेहरा, चाल चरित्र ये कहीं न कहीं उजागर करता है जनता के लिए। तो स्वाभाविक रूप से जो है मुझे लगता है। महेश वर्मा जी, ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। दो छोटे छोटे सवाल आपसे। क्या पंचायत चुनाव के जो परिणाम हैं वो आप लोगों की उम्मीद के अनुरूप रहे? देखिए, पंचायत चुनाव में जो लोग लगे हुए थे, हम तो लगे हुए थे कोरोना में लोगों की जान बचाने। हमारा काम था, हमारे वर्कर्स, हमारी अमला जमला, हमारा शासन प्रशासन सब चीज में लगा हुआ था। हमने वो चीज सोचा ही नहीं कि हमें लोकल चुनाव में जो है हमारी क्या चीज हमें प्राप्त होनी है। हमें तो कितनी जान बचानी है, वो हमारी प्राथमिकता। ठीक है, आपकी प्राथमिकता लोगों की, ठीक है। सेकंड आप नहीं, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे फोकस कर रहे हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज्यादातर नेता हैं, किसान नेता हैं, वो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि 1 साल होने को है, इस दौरान क्या भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही किसानों को कन्विंस करने में? नहीं, आप जिनको किसान कहते हैं, हम इन किसान क्यों मानते हैं? ये तो किसान के नाम पर बेईमान लोग हैं, जो बेईमानी के साथ किसानों के नाम पर ठगी कर रहे हैं। नहीं, वो आपका डिफिनेशन है। किसान के नाम पर खालिस्तान की बात कर रहे हैं, किसान के नाम पर देशद्रोहियों को जेल से बाहर करने की बात कर रहे हैं, किसान के नाम पर गाली कर रहे हैं, किसान के नाम पर ये लाल किले पे
कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान के नाम पर ये बाहर से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं सर। वो ये ऐसे लोग और ये सब पॉलिटिकल जो है ये कैंपेन है, ये किसान के नाम पर राजनीति करने का जो ये इनका एक प्रपंच है, ये कहाँ से? आप मुझे बताइए जो ये ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना देश के कानून को मानते हैं। जब सरकार ने कह दिया कि 1.5 साल तक कानून जो है वो स्थगित रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग बातचीत करिए, बातचीत करने तक नहीं सर ठीक है इससे सवाल ले लो, फिर मुझे निकलना है। नहीं ठीक है, हाँ आपसे ही सवाल अगला। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव का ट्वीट था जिसमें था कि जब जवान भी खिलाफ, किसान भी खिलाफ, तब समझो दम्भी सत्ता के दिन अब बचे हैं 4। उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धंसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम। तो ये इशारों में बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि पूरे सबको पता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। दिल्ली अलग चल रही है, लखनऊ अलग चल रहा है। दिल्ली में देखिए, लखनऊ का नेता दिल्ली में ज्वाइन कर रहा है और उत्तर प्रदेश से कोई बीजेपी का नेता वहां होता ही नहीं है। इसके मतलब कि उत्तर प्रदेश का रास्ता अलग है बीजेपी का, और दिल्ली की जो बीजेपी उसका रास्ता अलग है। वो अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं, यहाँ ये अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। अब दो ताकत आपस में लड़ रही है तो जनता कहां जाए? इसलिए जनता ने तय कर लिया, भैया तुम लोग आपस में लड़ो, हमें तो विकास चाहिए जो समाजवादी पार्टी दे सकती है। आप दिल्ली और लखनऊ के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, मुझे सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चक्कर में, समाजवादी के चक्कर में रहना है, जो हमारी मदद के लिए खड़े। ये लड़ रहे हैं, सोचिए आप, ऐसा कभी आपने देखा है कि भाई उत्तर प्रदेश का नेता वहां ज्वाइन कर रहा है और उत्तर प्रदेश का कोई बीजेपी का नेता वहां मंच पे नहीं है? एक भी नेता हो तो बताइए, ना कोई अध्यक्ष ना कोई नेता वहां उत्तर प्रदेश का था ही नहीं। दिल्ली के नेताओं ने ज्वाइन करवा दिया, मैसेज दे दिया, देखिए हम यहां से ज्वाइन करा रहे हैं, आप वहां कुछ भी करते रहो, हम नेता यहां दिल्ली में ज्वाइन कराते हैं और दिल्ली से इंपोर्ट करके नेता आपके ऊपर में लादते हैं। तो दिल्ली लखनऊ वाले भी समझते हैं कि आप इंपोर्ट करके भेजो, हम देखते हैं कितना इंपोर्ट है। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बड़ा तगड़ा झगड़ा चल रहा है कि माने लखनऊ से कौन आएगा, दिल्ली से कौन जाएगा। अनुराग भदौरिया साहब, नहीं अनुराग भदौरिया साहब, देखिए आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एसपी विल इन एंड बीजेपी विल आउट। इसके पीछे वो ताकत आप बता रहे क्या कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं सेंधमारी कर रही है? आपकी पार्टी बीएसपी में कर रही है, उनकी पार्टी कांग्रेस में कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी विल इन मतलब आपने देख लिया पंचायती चुनाव में जनता किसके साथ है। जनता हमेशा विकास के साथ होती है। जनता हमेशा कभी जात धर्म की राजनीति पे बहुत विश्वास नहीं करती, जैसा बीजेपी को लगता है कि नफरत की राजनीति से हम सत्ता पाले। एक आध बार आप जनता के भावनाओं से खेल सकते हो। उत्तर प्रदेश की जनता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, ये जानती है कि अंदर क्या है बाहर क्या है। वो समझ के ये बीजेपी के अंदर क्या है, ये पार्टी को है जो जुमलेबाज देना है, जोक बना के रखती है। भ्रष्टाचार हटाने की बात करती थी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यही है। ये गुंडागिरी हटाने की बात करती थी, गुंडागिरी का आलम यहीं पे है। यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पनप रही है। तो अब वो समझ गए हैं बेरोजगारी महंगाई का आलम क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ पेट्रोल धनाधन अपनी सेंचुरी पूरी कर चुका है, 102 पे नॉट आउट खेल रहा है। सरसों का तेल डबल सेंचुरी पूरी कर चुका है और चीजें लगातार अपनी सेंचुरी बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं, डबल सेंचुरी के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो सब सेंचुरी डबल सेंचुरी पे लगी हुई है। तो इसलिए जनता समझ गई है ये सरकार अगर रहेगी तो यहाँ पे हमारे खाद्य बस्ती जो है, जरूरत की बस्ती सेंचुरी और डबल सेंचुरी करेगी। इनको जल्दी से हटाओ, जीरो पे आउट करो। जब तक इनको जीरो पे आउट नहीं करोगे तो ये हमारे बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, बेरोजगारी बहुत होगी, ठीक है, बेरोजगारी को कम करने अनुराग भदौरिया जी, ठीक है अनुराग भदौरिया जी। रोहित अग्रवाल साहब, आपकी पार्टी इसमें कहाँ एग्जिस्ट करती है? ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष रख दिया। नहीं मैं आपके पास आता हूं वर्मा जी। रोहित अग्रवाल साहब, इसमें आपकी पार्टी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? जैसे महेश जी अभी झूठ बोल रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के कि हमने तो अभी कानून को लागू ही नहीं किया। अरे महेश जी, अपनी जानकारी को दुरुस्त करो, साल भर पहले कानून लागू हो चुके हैं और 23 जनवरी के बाद आपने आज तक किसान को आमंत्रित नहीं किया है बातचीत करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बैठ के झूठ मत बोलो, किसानों को आतंकवादी मत बताओ, किसानों को देशद्रोही मत बताओ। किसान का ही बेटा जवान आपकी रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। इस तरीके का झूठ, इस तरीके का गद्दी का जो सत्ता का लालच है, उसको अपने से दूर करिए और किसानों को बदनाम करना बंद करिए। नहीं रोहित अग्रवाल साहब, उनकी पार्टी तो ये मानती है कि जो लोग बैठे हुए हैं आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं, आम किसान उनके साथ है। बिल तो नहीं कि कानून के समर्थन में है, अब तो कानून बन चुका है वो।
वो तो पूरा पूरा एक्सपोज हो चुका है। जिन किसानों की इन्होंने चिट्ठियां दिखाई थी समर्थन की, वो 2-2 दिन पहले बने हुए संगठन थे, और इन्होंने अपने ही लोग कार्यकर्ताओं को, मैं आपको बता दूं, लखनऊ के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जो हैं, वो भी एक किसान संगठन चलाते हैं। अब बट ऑब्वियस है, वो तो यही कहेंगे ना कि किसान कानून जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत फायदेमंद हैं। तो अगर आप खाली राजनीति करना चाहते हैं, किसानों को बदनाम करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, ये किसान है, जनता है। ये अगर आप इसको दर्द देंगे तो ये आपको वापस जो 325 सीटें देके उसने भेजा था, आपको वापस शून्य पे लाने की शक्ति रखता है। और पंचायत चुनाव में जो महेश शर्मा कह रहे हैं कि हम तो साहब कोरोना में बचे, ठीक है। दुर्दशा की है देश की, किस तरीके से ऑक्सीजन नहीं, वो तो सर नहीं, रोहित अग्रवाल जी, वो तो हम सब जानते हैं कि अंतिम निर्णय जनता की अदालत में ही होनी है, जनता ही तय करती है। पंचायत चुनाव में भी किया, आगे भी करेगी, 24 में भी जनता ही करेगी। दीपक झा साहब कुछ कमेंट कर रहे थे सर, प्लीज। जी देखिए, भाजपा प्रवक्ता यहाँ जो बैठ के बातें कर रहे थे कि हम जनता की सेवा कर रहे थे, कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि क्या पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं, तो इनका झूठ अभी यहीं का पर्चा से करें, हम सेवा कर रहे थे, चुनाव नहीं लड़ रहे थे। जबकि पूरा देश, पूरा मीडिया जानता है कि भाजपा के लिए चुनाव अहम है, जनता दूसरे नंबर पे आती है। तो देश समझ चुका है अब भाजपा की जो दाल है वो गलने वाली नहीं, क्योंकि इन्होंने झूठ का व्यापार किया है। महंगाई पे बात नहीं करेंगे, और रही बात किसानों को देशद्रोही आप कह लीजिए, कोई बात नहीं भैया, आप मेरे को भी देशद्रोही कहेंगे, क्योंकि मैं सवाल करता हूँ आपसे भी सवाल, आप सवाल करेंगे इनसे तो आपको देशद्रोही पत्रकार बताएंगे, राष्ट्र विरोधी पत्रकार बताएंगे। तो ये सबसे राष्ट्र विरोधी, इनके पास एक शब्द है राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवादी कौन है? जो नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करे, जो भाजपा का चरण वंदना करे। नहीं तो दीपक झा साहब, ये तो एक अलग बात है, उसमें तो आप इधर से बोलोगे तो उधर वाले बोलेंगे कि इधर वालों ने खरीदा है, उधर वालों। अरे भैया, लेकिन बड़ा... हमने कभी किसी को देश विरोधी तो नहीं कहा, हमने किसी को आतंकवादी खालिस्तानी तो नहीं बताया। इन्होंने तो आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे। अगर एक किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, तो नरेंद्र मोदी की दिल्ली में बैठी हुई सरकार क्या कर रही है? उन आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को जेल में डालिए। बिल्कुल, ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। आतंकवादी और खालिस्तानी सड़क पे ऐसे कब्जा करके बैठे हैं क्या? तो एक कहने और सुनने की बातें नहीं है। जनता को बरगलाने का जो इन्होंने पूरा का पूरा प्रयास करें। ठीक है, आपने सर शुरू में ही कहा ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने कहा 20-25 साल से ये कर रहे हैं, अब नहीं चढ़ेगी। बात वही है, घूम फिर के आती है कि जनता को ही तय करना है। महेश वर्मा साहब, फाइनल कमेंट सर। इस पे गलत क्या कह रहा हूँ? अगर लाल किले के प्राचीर पे जाके खालिस्तान की झंडा फहराने के बाद उत्तराखंड यूथ कांग्रेस जो है वो जिंदाबाद का नारा लगाती है, तो इसमें क्या बुरा कह रहा हूँ? दूसरी बात की आपके चैनल के माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, देश में जो है कोई भी चीज आज की डेट में जिस तरह से राजनीति का एक वातावरण तैयार किया जा रहा है, उसमें सिर्फ एक ही चीज को टारगेट किया जा रहा है, और वो है प्रधानमंत्री। आप किसान आंदोलन में देखिए, दीपक एक मिनट, दीपक वहां पर जाके क्या करते हैं लोग, वहां माँ बहन की उनकी गालियां दी जाती है। आप उनको किसान कहेंगे? अब रही बात कि हम उत्तर प्रदेश में या हम पूरे देश में तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि हमें जनता सराहेगी, जिससे हमें जनता का समर्थन मिलेगा? तो वो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ कि 70 साल के अंदर कभी आपको लगा नहीं होगा कि इतना जल्दी ऐसे महामारी, ऐसे महाकाल, ऐसे महाविपदा को लेकर कभी इस तरह का प्रयास किया गया हो कि टीका तैयार कर दिया गया हो 2-3 महीने के अंदर। और 30 करोड़ लोगों के आसपास अब हम पहुंचने जा रहे हैं जिनको हमने टीकाकरण कर दिया। आप याद करिए, पोलियो का टीकाकरण 11 साल में। इसी प्रकार से भय, भूख और भौकाल जो ये कोरोना काल में लोगों ने तैयार किया जी, उसका हमने कितना सार्थक रूप से 80 परिवारों को राशन देना, ये सब इस बात को कहीं न कहीं जाहिर करता है कि हम वो लोग हैं जो सेवा के जरिए अपने संगठन को चलाते हैं। नहीं, सर ठीक है सर, सेवा के साथ साथ एक रणनीति भी होती है, एक रणनीति होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए क्या रणनीति है? मैं आपसे बहुत संक्षेप में चाहूंगा, वन लाइन में अगर आप बता पाए, क्या रणनीति आपकी है? आपका बहुत सही सवाल है। रणनीति एक ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो या पूरे प्रदेश में, वो ये है कि
अभी फिलहाल में कोरोना से किसी तरह से लोगों को बाहर निकाला जाए, कोरोना से राहत मिले। कोरोना की वजह से जो जिस तरह से कोई आर्थिक रूप से कोई अगर हम पिछड़ापन हुआ है, कोई विपन्नता आई है, जो गरीब है, जो भूख से लड़ रहे हैं, जिस तरह का एक भय बना हुआ है, उससे हम किस तरह से पार चलिए पाएं। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया महेश वर्मा जी आपका। दीपक झा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े थे। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े थे। रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश सभी सियासी पार्टियां कर रही हैं। कुछ दल ऐसे हैं जिन्हें अपना कुनबा समेट कर रखना है, तो कुछ दल ऐसे हैं जिनके लिए ये मौका है, क्योंकि पिछले 6-8 महीने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी उठापटक मची है, तो वहां पर कई सियासी दलों के लिए एक अवसर पैदा हुआ है। अब यहां पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि कैसे वो 2017 और 2019 के मोमेंटम को आगे कंटिन्यू रखेगा। इसको देखते हुए बीजेपी ने रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है और विपक्षी पार्टियां भी अपनी अपनी रणनीति जरूर बना रही होगी। इस चर्चा में अभी बस इतना ही।